स्टूडेंट रुक जाना नहीं, 2024 क्लास 10 मैथ्स का पेपर बनाया है हम लोगों ने। एक पार्ट में डाल चुका हूँ, आज सेकेंड पार्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे, सॉरी क्वेश्चन 13 तक कर चुके थे स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन 14 से करना था। क्या है क्वेश्चन 14? बिंदुओं 2, 3 और -6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है 2,3 और -6,8, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम चाहें तो सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसको मान लो x1, ये मान लो y1। तो x1 कितना हो गया 2, y1 हमारा हो गया 3, इसको मान लो x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ओके, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट, किसी को कुछ भी मानो। x y x1 y1 x2 y2, चाहो तो इसको x1 y1 बोल दो, x2 y2 आंसर सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x2 कितना है -6, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये x1 कितना है 2, इस पर लगा है होल स्क्वायर। y2 8, फॉर्मूले का माइनस, और ये y1 रहा 3, कुछ नहीं करा, y2 की जगह 8 रखा, y1 की जगह 3 रखा बच्चों। ठीक है, और कुछ नया नहीं किया है। नाउ माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8, तो -8 के ऊपर स्क्वायर लगा है बच्चों, 8 का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64, और स्क्वायर जब लगा रहता है बच्चों तो अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर में प्लस ही आएगा। और यहाँ होगा 8 - 3, 8 - 3 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 64 + 25 आ जाएगा √89, जो कि रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो √89 यूनिट यही आपका आंसर है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है बच्चों। पहली चीज़ तो वो पॉइंट कैसा है, वो पॉइंट इससे और इससे, या मतलब हिंदी में बोलें तो इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है। इस इक्वी डिस्टेंस से समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मतलब बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा जो हमें निकालना है जो इससे और इससे बराबर डिस्टेंस पे, मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10, अगर ये 5 है तो ये 5, मतलब बराबर डिस्टेंस हो, कितनी भी हो सकती है वो, उससे हमको मतलब नहीं है, पर वो उन्होंने बोला इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। तो हम मान लेंगे कि वो पॉइंट क्या है, कि लेट द पॉइंट बी x, 0। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा ऐसा होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर 2, 0, 3, 0, 4, 0, मतलब उसमें y हमेशा क्या होता है 0, और x की वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने x को x माना और y की जगह लग दिया 0। तो ये वो पॉइंट है x, 0। ओके, अब दो पॉइंट कौन कौन से हैं, 2, -5 और -2,9। 2, -5 यहाँ लिख लेता हूँ, 2, -5 एंड -2,9, दूसरा पॉइंट इधर लिख लेता हूँ -2,9। अब समझने की बात यह है, ये जो पॉइंट हमें निकालना था ये हो गया हमारा x, 0। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने, ये जो हिस्सा है ये कोई एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हो रही है।
उनने ये बोला है कि ये जो पॉइंट तुमने माना है इसकी इससे डिस्टेंस निकालो और इससे इसकी डिस्टेंस निकालो, दोनों डिस्टेंस बराबर आते हैं, यानी कि आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ जो मैंने अभी ऊपर लगाया था x2 - x1 वाला। तो क्या होगा, तो वो दोनों आंसर इक्वल आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो इन दोनों में अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 0, फॉर्मूले का माइनस, और ये एक माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच का है। अब इन दोनों के बीच में भी क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उन्होंने क्या बोला है कि ये और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी ये जो फॉर्मूला है वो इधर वाले फॉर्मूले के क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए मैंने बीच में इक्वल टू लगा दिया। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अंडर रूट इस तरफ भी है, अंडर रूट इस तरफ भी है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। हम लिखेंगे ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। इधर भी रूट पे स्क्वायर लगाते हैं, उधर भी रूट पे स्क्वायर लगाते हैं, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, a - b x - 2 यानी कि a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2 × a × b, ठीक है। तो -2ab का फॉर्मूला लगा दिया और ये हो गया सॉल्व। 0 + 5 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 25, ये रूट से स्क्वायर काट देंगे। इधर क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान देना, ये दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के हो तो ये a + b होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में इधर बताऊं, देखो -2 - x है, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले जाए तो ये बन जाएगा माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन लें तो ये माइनस का 2 माइनस जाने से प्लस हो गया, ये माइनस का x माइनस जाने से हो गया प्लस, तो ये कुछ ऐसा बन गया। देखो माइनस बाहर 2 + x का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, माइनस की चीज़ भी प्लस हो जाती है स्क्वायर करने पर, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो अंदर दिख क्या रहा है आपको, 2 + x का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 2 + x का होल स्क्वायर, यानी अब हम लगाएंगे a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a 2 है, b क्या है, x है, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस 9 - 0 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। इधर भी स्क्वायर से रूट कट कर दो, दोनों तरफ रूट हट चुके हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x प्लस का 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का x स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस 81, इन सबको उठा के ले आओ, 4 और 25। एक काम करते हैं, x की चीज़ें इधर लाते हैं, बाकी सामान उधर रहने देते हैं। जो x का स्क्वायर इधर आया तो प्लस से बना माइनस का x स्क्वायर, ये 4x इधर आया तो प्लस से बना -4x। इन दोनों के जाने पर ये दोनों बचे, इनको जोड़ दो, 81 और 4 कितने हो गए 85, 25 + 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। इन दोनों नंबर को हम प्लस से इधर लाएंगे माइनस की तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम x वाली चीज़ों को इधर रख रहे हैं और जो खाली नंबर है जैसे ये 4 और ये 25 नंबर है, इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। जैसे इन दोनों को जोड़ा 29 हुआ, इसको इधर शिफ्ट कर दिया माइनस में ला के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इससे ही माइनस प्लस हो सकता है 85 से, बाकी किसी से नहीं हो सकता है। माइनस करने पे आया 56, यहाँ पर देखिए प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 8x, दोनों माइनस के हैं तो आंसर में क्या लगेगा माइनस। x की वैल्यू निकालने के लिए 56 माइनस का 8 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा डिवाइड। देखो
-8 और x के बीच में यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई से चीज़ें जाती है डिवाइड में। अब 8 से 1 बार, 8 से 7 बार, तो x का आंसर आ गया -7। ठीक है, x -7 है, तो हमें तो आंसर पॉइंट बताना था, तो बस ये जो आंसर था x, 0 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर इज -7,0। ठीक है, उन्होंने बोला था x एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालो, x एक्सिस का पॉइंट तो यही है, साथ में 0 y के लिए आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है आपसे, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a tan a का मान ज्ञात कीजिए। इफ साइन a इज दिस, फाइंड या कैलकुलेट cos a एंड tan a। साइन a इज इक्वल्स टू 3/4। तो स्टूडेंट अगर साइन ए 3/4 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3k और 4k। हम यहाँ लिख सकते हैं 3k एंड 4k, क्योंकि k से k काटेंगे आंसर वही आ जाएगा। अब साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर हो गया 3k, हाइपोटेनियस हो गया 4k। हमारे पास क्या नहीं है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ होती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस नहीं है हमारे पास। तो अब हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें निकालना है बेस। क्यों निकालना है, क्योंकि tan और cos दोनों के अंदर बेस आता है फॉर्मूले में, इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होता है 4k, तो 4k का स्क्वायर बराबर p यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। k के पास जाएगा तो ये इस तरफ लाएंगे, तो 16k स्क्वायर में से माइनस होगा, क्योंकि ये यहाँ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7k स्क्वायर। बच्चों इधर स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई √7k। ये बेस की वैल्यू स्टूडेंट, हमें निकालना है tan और क्या cos। तो स्टूडेंट cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऊपर बेस हमारा है √7k जो मैंने अभी निकाला। हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस हमारे पास ऑलरेडी 4k दे रखा है, k कैंसिल आउट विथ k, तो √7/4, तो cos a कितना आ गया √7/4। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार से tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3k, बेस है √7k, k कैंसिल आउट विथ k, तो tan a बराबर 3/√7। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। स्टूडेंट ये मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना मतलब आपको यहाँ पर 3 वैल्यू पता होना चाहिए, tan 45 cos 30 साइन 60। tan 45 1 होता है स्टूडेंट, तो 1 और ऊपर लगा है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है
√3/2 और उसके ऊपर लगाया स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 है जो भी यही होता है स्टूडेंट, √3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कट जाएंगी। आंसर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 2 1 जा 2। क्लियर स्टूडेंट? इजी था, बहुत इजी था। चलिए 16th क्वेश्चन पे चलें। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो P0E मतलब उस इवेंट के, उस घटना के ना होने की प्रायिकता या नॉट E की क्या प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी क्या है। स्टूडेंट ये भी बहुत इजी है। P ऑफ E दिया है 0.05, तो हमको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाना है। P ऑफ नॉट E का फॉर्मूला होता है 1 - PE। याद रखिएगा फॉर्मूला होता है 1 - PE। 1 - PE कितना है 0.05, माइनस कर दोगे तो 0.95 आंसर आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, इतना आसान क्वेश्चन था, है फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रारंभिक घटना की परिभाषा देखो बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो अपनी बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी of Sangeeta winning his match is 0.62. What is the probability of Reshma's winning the match? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस लिख दिया है, बाकी वो पहले क्वेश्चन जैसा ही है। स्टूडेंट आइडिया देता हूँ सबसे पहले। रेशमा और संगीता 2 लोग हैं, है ना। अगर संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो संगीता के हारने की कितनी होगी? संगीता तब हारेगी जब रेशमा जीतेगी। यानी अगर आपसे पूछा है कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसका मतलब है कि संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने भी क्या समझाया कि एक किसी काम का होना और किसी काम का ना होना, E और E0 दोनों का आंसर 1 होता है। आपको ये दे रखा है कितना E, मतलब संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो संगीता के हारने की निकालने के लिए 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जितनी इसकी हारने की है उतनी ही रेशमा के जीतने की है, दोनों एक ही बात है। संगीता हारेगी तो जीतेगा कौन? रेशमा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल वे में। हम लिखेंगे, हमको 16 का और क्वेश्चन है ये। गिवन क्या दे रखा है, हम लिखेंगे E क्या है, E एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है E? विनिंग ऑफ संगीता, संगीता की विनिंग, है ना। P ऑफ E कितना दे रखा है, संगीता की विनिंग हमको दे रखी 0.62, तो P ऑफ E0 कितना हो जाएगा 1 - 0.62। मतलब संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संगीता के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, इसको माइनस तो आपको करना आते होगा स्टूडेंट, 0.38। जिसको नहीं आता वो एक बार देख लो। ये लिखा है 1 और ये लिखा है 0.62, तो ये 1 और ये 0.62। ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद, मतलब जहाँ इसमें पॉइंट है नहीं है तो पहले इसमें पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पॉइंट क्या 2 नंबर है, तो यहाँ 2 0 चिपका दो, माइनस करो। 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो ये बोरो करेगा, ये इससे करेगा, ये 1 का हो जाएगा 0, ये 1 इसको 1 देगा तो 10, 10 वाला इसको 1 देगा तो यहाँ बचेगा 9 और ये बन गया 10। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में 6 गया तो 3, 0.38। तो आंसर क्या आया 0.38। हम ये कहेंगे कि E0 जो है वो ऑल्सो क्या है, विनिंग ऑफ रेशमा है, विनिंग ऑफ रेशमा। तो हमको क्या फाइंड करना था, रेशमा की विनिंग जो आ गई
0.38, तो P ऑफ ई नॉट 0.38 हमारा आंसर जो हमें चाहिए था कि रेशमा कितना जीतेगी 0.38। चलिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंकोगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट। तो प्राइम नंबर कितने हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सैंपल स्पेस, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम, इसको टोटल आउटकम भी कह सकते हैं। टोटल आउटकम हमारे बच्चों 6 होते हैं, कौन कौन से, ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 3, बताइए कौन कौन, 2 3 5, ये तीनों प्राइम नंबर, 2 3 5, तो प्राइम नंबर कितना हो गया 3। उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइम नंबर की। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब इवेंट जो है उसके फेवरेबल आउटकम क्या है, और नीचे आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को बुक में टोटल आउटकम भी कह सकते हैं, है ना, दोनों एक ही बात है। सैंपल स्पेस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम फेवरेबल का मतलब होता है कि जो आपको चाहिए वो कितनी बार आ रहा है। आपको चाहिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कब आएगा, 2 आया तो भी प्राइम, 3 आया तो भी 5, यानी 3 बार ऐसा हो सकता है, यानी 3 तो मेरे फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम कितने हैं 6 है, तो 6 में से 3 बार मेरा आंसर आएगा। तो 3 से कटा 1, 3 से कटा 2, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो कितनी आ गई आंसर में 1/2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये देखिए 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर एक सर्कस का आर्टिस्ट यहाँ से यहाँ पर चढ़ता है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। ये कोई वर्टिकल पोल है इसके टॉप से, और ये ज़मीन पर बांधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल लेवल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री के एंगल पर है तो इसकी हाइट हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा स्टूडेंट, ये वेरी इजी। स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज 30 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं tan C क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये एंगल C 30 है, tan C सॉरी 10 की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, हमें निकालना है परपेंडिकुलर और साथ में हमें पता है हाइपोटेनियस, तो हम लगाएंगे साइन C। माय मिस्टेक, tan C नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा साइन C। साइन C क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, AB अपॉन AC। साइन C है हमारा साइन 30 डिग्री, AB हमको फाइंड करना है, और AC दे रखा है 20। कितना दे रखा है स्टूडेंट, AC दे रखा है 20। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, अपॉन का 20 इस तरफ लाएंगे तो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, यहाँ बचेगा AB। 2 1 जा 2, 10 जा, कितनी बार काटा 10 बार, ऊपर बचा 10 × 1, 10 1 जा 10, अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 की वैल्यू लिखते नहीं है। तो AB कितना हो गया, AB यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, या पोल कितना हो गया 10 मीटर। 10 मीटर इस पोल की हाइट हो गई। देखिए ध्यान से, ये 10 मीटर इसकी
हाइट हो गई। हमने सिर्फ क्या लगाया, एक साइन सी का फॉर्मूला लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब भूमि के एक बिंदु से, ये एक बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ये एक टावर या मीनार है, इसके पाद मतलब इनके बॉटम यहाँ बेस में से, यहाँ से 30 मीटर दूर, इस पॉइंट से 30 मीटर दूर पर एक पॉइंट आर है। इस आर पॉइंट से अगर हम इस पी को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी हमको इस टावर की हाइट फाइंड करना पी क्यू। फिर से सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, बट इस बार tan थीटा लगेगा। क्यों tan लगेगा? देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ tan थीटा लगाएंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन उसी की तरीके से करेंगे। मैं साइड में ही करके दिखाता हूँ आपको, देख लेंगे इस बार। नाम क्या है क्वेश्चन में, ABC ही है क्या? नहीं, PQR है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR कौन सा एंगल है? R जो है वो 30 डिग्री है। एंगल R जो है 30 डिग्री है। तो अगर आपसे tan R पूछा जाए, tan R, तो वो हो जाएगा PQ अपॉन QR, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। R कितना दिया है? R 30, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है, बेस हमको 30 दे रखा है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। 30 अपॉन में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल टू PQ निकालना है। 30 बन जा 30 अपॉन में √3। बच्चों जब भी अपॉन में रूट आए, ऊपर और नीचे रूट का मल्टीप्लाई कर दो। क्या फ़ायदा होता है इससे? ऊपर तो 30 √3 रहेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बस ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई हटाकर, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अपॉन में √3 और √3 का मल्टीप्लाई से आंसर आता है 3। 3 1 जा 3 10 जा, तो PQ बराबर हो गया 10 √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हाइट है इसलिए इसको मीटर लिख दो, 10 √3 मीटर। चाहो तो √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमको एक प्रूव करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी है, कुछ खास नहीं। मैं आपको पहले इसका आइडिया देता हूँ, फिर इसको प्रूव करके दिखाएंगे। स्टूडेंट आइडिया क्या है? बहुत सिंपल है। एक सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है। सपोज PQ कोई टेंजेंट है, O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। O से टचिंग पॉइंट मान लो M है, तो OM एक रेडियस हो गई। एक पॉइंट यहाँ कहीं मान लेंगे N। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको। एक लाइन और एक पॉइंट, भाई ये पॉइंट है, इससे इस लाइन पर कितनी सारी जगहों पर मिल सकता हूँ मैं? इनफाइनाइट जगहों पर। देखो 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी जगहों से मिल गए। लेकिन इन सब जगहों में सबसे पास की जगह कौन सी है? तो स्टूडेंट इस लाइन और ये पॉइंट के बीच में सबसे पास की जो डिस्टेंस है वो ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। मतलब ये है कि अगर एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी जगह होती है वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमें ये बताना है कि जो O से इस PQ के ऊपर कोई सा भी पॉइंट बनाओ, लेकिन ये जो OM है वो सबसे छोटा है। अगर हम ये बता देंगे कि ये OM जो है सबसे छोटा है, तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा एक थ्योरम होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे
लेट O be the सेंटर ऑफ सर्कल। किसी सर्कल का सेंटर क्या है? O है। टेंजेंट PQ टचेस सर्कल एट M। किसी पॉइंट M के ऊपर ये सर्कल को टच कर रही है। ठीक है। टू प्रूफ करके क्या दिखाना है कि OM परपेंडिकुलर ऑन PQ। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? जॉइन O टू N। O टू N, O को N से ज्वाइन करेंगे और ये यहाँ पर जो कट हो रहा है इसको X मान लो। विच इंटरसेक्ट सर्कल एट X, जो सर्कल को कट कर रहा है X के ऊपर। अब हमको पता है OM इक्वल टू OX, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या देखा आपने बच्चों? आपने देखा कि जो OM है वो इस OX के बराबर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए किसी सर्कल में देखो ये O से लेकर X तक सर्कल की रेडियस है, ये O से लेकर M तक भी क्या है? सर्कल की रेडियस है। एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है सब बराबर होती है। मान लो मैं यहाँ से लेके एक पॉइंट और बना दूँ यहाँ पर, तो ये भी रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, वो भी इसके बराबर होता है OX और OM के। एक पॉइंट और बना दें इधर, तो ये भी रेडियस होगा और ये भी इन दोनों के इक्वल होगा। तो हमने क्या करा? हमने लिखा कि ये OM और OX दोनों रेडियस है, दोनों बराबर होंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो ये जो O से लेकर N है वो बड़ा है OX से, भाई दिख रहा है ना? O से लेके N इतना ज़्यादा है, N इतना सा आगे है। तो अगर ऐसे मान लो मैं कोई भी पॉइंट लूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ लूँ या यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, कहीं भी लूँ, लेकिन वो हर पॉइंट जो होगा वो इस रेडियस से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। कैसा होगा? ठीक है। तो ON जो है वो OX से बड़ा हो गया। OX मतलब वो ON जो है वो OM से बड़ा हो गया। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, तो हियर फॉर एनी पॉइंट ऑन PQ OM must be the स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि किसी भी पॉइंट के लिए PQ के ऊपर कोई सा भी पॉइंट लो, लेकिन जो OM है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन O एंड PQ, मतलब PQ लाइन और O के बीच में। देयरफॉर OM परपेंडिकुलर ऑन PQ। और अगर ऐसा है तो OM PQ का परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये प्रूव्ड है कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी थ्योरम प्रूव करी हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्या है? प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है यानी बराबर होती हैं। क्या बोला स्टूडेंट उन्होंने ये बोला है कि एक सर्कल लो, इसमें एक पॉइंट लो, यहाँ पर इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाओ। मान लो ये P पॉइंट है, ये PQ और ये PR, दो टेंजेंट है।
तो हमको बताना है कि ये दो टेंजेंट जो यहाँ से बन रही हैं ये इक्वल डिस्टेंस की, प्रूफ करके दिखाना है नहीं है अभी। इसका सेंटर क्या मान लो, ओ मान लो, ठीक है, इसका सेंटर क्या मान लेंगे हम, ओ। प्रूफ क्या करना है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से तो दो टेंजेंट बनाई है, एक ये और एक ये, दोनों इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना है यहाँ से, इन सर्कल विथ सेंटर O, PQ and PR are the tangents to प्रूफ क्या करना है, PQ को PR के बराबर करना है। ये बताना है PQ और PR बराबर है। इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इनको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। आपने आपकी मर्जी से क्या काम किया, ज्वाइन OP, O को P से मिला दो। अब यहाँ पर बच्चों दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, हाँ, एक ट्रायंगल PRO, एक है PQO। तो हम दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PQO, इन दोनों ही ट्रायंगल को देखो जरा ध्यान से। ट्रायंगल PR और PQO के अंदर क्या क्या चीज़ें बराबर है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये और ये चीज़ें बराबर हैं आपकी। बताओ क्यों, देखो ये भी एक रेडियस है OQ और OR भी रेडियस है। तो हम लिखेंगे OQ इक्वल टू OR। रीज़न लिखना पड़ता है हर चीज़ का, तो रेडियाई, सर्कल की रेडियस है, रेडियस बराबर होती है। इस ट्रायंगल में भी OP है, देखो इस वाले ट्रायंगल में भी OP आ रहा है, ये वाली लाइन इसमें भी है और ये वाली लाइन इसमें भी, कॉमन है दोनों में। तो OP इक्वल टू OP कॉमन। तीसरी चीज आपने अगर ध्यान दिया हो तो अभी मैंने ऊपर एक थ्योरम प्रूफ करी है कि ये जो टेंजेंट जहाँ टच होती है और जिसको रेडियस से मिलाते हैं तो यहाँ बनता है 90, और ये भी टेंजेंट है, इसको रेडियस से मिलाएंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा 90, दोनों तरफ क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो एंगल PQO बराबर है एंगल PRO के। रीज़न ईच 90, दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो राइट एंगल इक्वल, हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल, एक एक साइड इक्वल, तो इसको कहते हैं RHS कंडीशन। क्या कहते हैं बच्चों, RHS कंडीशन। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल PRO, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट, PQO कंडीशन क्या हो जाएगी RHS कंडीशन से। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी सब चीज़ें आपस में बराबर होने लग जाती हैं। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली तो दोनों में कॉमन, तो बची कौन सी, ये और ये, तो PQ PR के इक्वल हो जाएगी। तो PQ इक्वल टू PR। रीज़न CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये। कैसे पार्ट है, करस्पॉन्डिंग। ऑलराइट स्टूडेंट, 19th क्वेश्चन डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of cylinder is 10 cm, base जो है रेडियस 3.5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। तो देखो
ये आपका कोई सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ है सपोज ये, या आइसक्रीम है, कुछ भी है। आपने इसमें से एक चम्मच ली और इतना हिस्सा ऐसे खरोच के निकाल लिया, ऐसे ही आपने नीचे से करा। ये दिखने में तो हमको ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर एक आधी गेंद जैसा शेप है। कैसा शेप है? आधी बॉल के जैसा, कि हमने नीचे और ऊपर से आधी आधी बॉल का सामान निकाल लिया। देखो जैसे ये सामान है, यहाँ से ऐसे चम्मच से यूं ऊपर निकालते ना तो कैसा गड्ढा पड़ जाता है, वैसे गड्ढे पड़ जाएंगे। यानी कि अब कुछ यू शेप्ड हो गया ऐसा, है ना। ये दिख रहा है आपको? बुक इन्होंने पेपर में डायग्राम दे रखा है, डैश 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 करा हुआ। इतना हिस्सा काट के निकाल लिया है, ऊपर और नीचे से इतना हिस्सा काट के। तो ऊपर क्या दिख रहा होगा बच्चों? तो ध्यान से देखिए, ऊपर से आप देखोगे तो हेमीस्फीयर दिखेगा आपको। ये जो हिस्सा है ना वो क्या दिखेगा? हेमीस्फीयर। ऊपर और नीचे क्या है? हेमीस्फीयर है, और साइड में तो सिलेंडर है ना। तो एक गिलास है, सपोज एक ग्लास है, ग्लास पूरी सॉलिड बनी हुई है, ऊपर उसमें से हमने काट के हेमीस्फीयर आधी बॉल बना दी है। क्या बना दी? आधी बॉल। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको, एक पाइप का टुकड़ा लो, दोनों तरफ से खुला हुआ, एक बॉल लो, उसको दोनों हिस्सों पर उसके अंदर फिट कर दो, तो आपका शेप वही आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या बोल दिया है? 10 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर की, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस है वो दी 3.5। तो ध्यान से देखो, ऐसे है ये 3.5, तो अगर ऐसे 3.5 है तो ऐसे भी 3.5 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है 3.5 काट दिया है, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 3.5 कट कर दिया है। ठीक है, हमें निकालना है जो फिगर अब बच रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर बच्चों 3 सरफेस दिख रही हैं। कौन कौन सी 3 सरफेस दिख रही हैं? एक तो सिलेंडर की जो गोल गोल है, यानी सिलेंडर का सी से दिख रहा है आपको। ऊपर आपको हेमीस्फीयर दिख रहा है, तो ऊपर दिख रहा है हेमीस्फीयर का सी है ना। और नीचे भी हेमीस्फीयर, तो नीचे भी हेमीस्फीयर का सी है। तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं बच्चों। गिवन वैल्यू है हमारी, गिवन वैल्यू में है रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस सेम ही है, आर मान लो इसको आप। और हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट को एच मान लो, जो दी है 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहली CSA ऑफ सिलेंडर, CY मतलब सिलेंडर का CSA प्लस ऊपर भी एक हेमीस्फीयर, नीचे भी, तो 2 बार आया इसलिए 2 का मल्टीप्लाई इनटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, किसी हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का CSA होता है 2πRH, और 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2πr²। बच्चों यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr है, कॉमन ले लेंगे अगर हम 2πr, यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से एक 2 गया तो एक 2 बच गया। देखो ये 2 गया, ये पाई गया, 2 आर में से एक आर गया तो एक आर बचा, तो h प्लस 2r। बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है? 3.5, अंदर हाइट प्लस 2r, 2r मतलब 3.5, रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई। देखो 3.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7 इंटू 22 अपॉन में 7,
यहाँ पर 10 प्लस 7 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई 7 होता है, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई करो, 17 टू जा 34 कैरी ओवर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, इस फिगर का सरफेस एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, उसी का और वाला क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो कि कोन है, स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फेयर। देखो यहाँ पर आपको एक कटोरा दिख रहा होगा, हेमीस्फेयर नीचे नीचे नीचे, ये इसके ऊपर हमने एक कोन रख दिया है। क्या रख दिया है? कोन। तो एक हेमीस्फेयर के ऊपर हमने क्या रखा है? कोन। विथ बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर, जिनकी दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। क्या है? 1 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन जो है उसकी रेडियस और हाइट इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो आपको वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का पाई के टर्म्स में, यानी पाई की वैल्यू रखना नहीं है। स्टूडेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वॉल्यूम इसका प्लस इसका, यानी आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो कोन और हेमीस्फेयर दोनों के वॉल्यूम प्लस कर दो। सब चीज़ें बहुत सिंपल साफ साफ दिख रही हैं, कोई इतना टेंशन है ही नहीं। लिखो गिवन चीज़ें क्या क्या है। और का क्वेश्चन है, हम लिखेंगे रेडियाई को नाम दिया R 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है उसको नाम दिया h, वो भी कितनी है? उसकी रेडियस के बराबर, रेडियस है 1 तो हाइट भी क्या हो गई? 1। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ शेप, या सॉलिड लिख सकते हैं, आज की सॉलिड लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर आ जाएगा V, यानी शॉर्ट में V यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³। बस वैल्यूज डाल दो, पाई और पाई कॉमन ले लो दोनों में से। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि बोला ही गया है हमसे कि पाई की वैल्यू रखना नहीं है। पाई कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ बचा 1/3 r का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू h, ये भी 1 प्लस 2/3 r कितना दिया है? 1 पाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऊपर 1 1, तो आंसर फाइनली आ जाएगा 1/3 प्लस 2 1 जा 2/3। अपॉन में दोनों के 3 है तो ऊपर की चीज डायरेक्ट प्लस हो जाएगी, 2 + 1 3, 3 से 3 कटा 1, तो आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन हियर। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा है इनको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट। किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है 2x + 3y = 13, इक्वेशन नंबर 1, और 4x + 5y = 23। स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट। हमको किसी भी एक चीज़ से वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 1 या 2 से, तो हम इक्वेशन 1 से ही वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालो। इक्वेशन 1 से वैल्यू अब किसकी निकालोगे? x या y की। एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अगर x की वैल्यू इस पहली इक्वेशन से, इससे अगर x की वैल्यू निकालना है, यानी x को अकेला करना है, तो x के पास की चीज़ों को हटाएंगे। पहले प्लस का 3y इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 13, प्लस का 3y इधर गया तो बचा माइनस का
3y यहाँ बचेगा 2x, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x की आ गई ये वैल्यू। ठीक है, 13 माइनस 3y/2। इस चीज़ को हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से, तो ये वैल्यू 2 में डाल दो x की जगह पर। तो हम क्या करेंगे, हम यही वैल्यू हम लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दो x की जगह पर ये वैल्यू। 1 से आंसर निकाला, 2 में डाल दो। इक्वेशन 2 क्या है, 4x है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालना है, 13 माइनस 3y ब्रैकेट लगा लेना अपॉन में 2। इक्वेशन 2 है 4x प्लस 5y अपॉन प्लस 23 प्लस में आ गया 5y इक्वल टू में 23। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 इंटू 13 माइनस 3y, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 13 से, 13 2 जा 26 और 2 का मल्टीप्लाई 3y से, 2 3 जा 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। ये प्लस का 26 यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 26। यहाँ पर देखिए माइनस का 6y प्लस का 5y, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया तो 1y, बड़ा ये है माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस y इक्वल टू ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 26 में 23 गया तो 3, बड़ा 26 माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का आंसर क्या आ गया, 3। अगर y की वैल्यू आ चुकी है तो y की यही वैल्यू जो यहाँ निकली है इसको रखना है कहाँ पर, यहाँ पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, 3 इंटू y की जगह पे 3 रख दिया, अपॉन में क्या है 2 है, तो x का आंसर हो गया 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। तो x बराबर 13 में 9 गया तो 4 अपॉन 2, 2 से कटा 2 बार, तो x का आंसर आ गया 2। x का आंसर 2, y का आंसर 3। क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करो। इसी का और पार्ट है। क्या कह रहा है इसका और पार्ट, वो कह रहा है कि सॉल्व दिस एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। मतलब इसमें आपको x और y की बच्चों वैल्यू फाइंड करना है और उस वैल्यू को इसमें रखकर m की वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है। जैसे मैंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, लेकिन हम लोगों को ये बोला नहीं गया किस विधि से, तो हमारी मर्जी हो उस विधि का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वाला क्वेश्चन 21 का हमको दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2 है। स्टूडेंट, एलिमिनेशन का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखो ये 2x प्लस का, ये 2x प्लस का सेम चीज़ें हैं, तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो। हम लिखेंगे ऑन, हमारा काम x या y को हटाना है, लेकिन तब हटते हैं जब वो बराबर होते हैं। स्टूडेंट, ये बराबर है मतलब इनको हटा सकते हैं। मैंने क्या सिखाया था, जब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों तो माइनस करेंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, शॉर्ट में इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 है ना, 2 को 1 में से माइनस कर दो। तो इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसमें से माइनस करना है कौन सी इक्वेशन हमारी, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। साइन चेंज, क्योंकि जब भी माइनस करते हैं साइन चेंज होते हैं। ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, 2x प्लस 2x माइनस कैंसिल, 3y 4y 7y 24 और 11 35। ठीक है, y की वैल्यू निकालना है 35 मल्टीप्लाई का 7 गया डिवाइड में, 7 1 जा 7 5 जा, तो y बराबर 5।
ये y का आंसर आ गया। इसी टाइप से y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए स्टूडेंट हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। अब हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसमें y की जगह 5 रख दो तो 2x प्लस 3y यानी कि 3 इंटू वाई, y की जगह 5, 2x प्लस 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 11। 2x बराबर 11, यहीं कहीं प्लस का 15 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -15 बनेगा, है ना। 15 में से 11 जाएंगे तो क्या होगा? 4, ये बड़ा है माइनस का है तो यहाँ माइनस, ये 2x है, 2 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो x बराबर -4/2, 2 से कटा 1, 2 से कटा 2 बार, तो x का आंसर कितना आ गया? -2। अब यही x और y के आंसर हमको कहाँ रखना है? यही आंसर हमको रखना है किस क्वेश्चन में? ये हमको इसमें रखना है y बराबर mx प्लस 3 में, तो इससे m की वैल्यू निकाल के लाना है। तो अब दिया है y बराबर mx प्लस 3, y की जगह क्या रखना है स्टूडेंट? 5, m तो m ही रहेगा, x की जगह रखना है माइनस का 2 ब्रैकेट लगा दो और ये प्लस में 3। स्टूडेंट पहले इस प्लस के 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस से इधर आएगा तो बनेगा माइनस, इसके जाने पर यहाँ बचाइए -2 और ये m, 5 में 3 गया तो 2। अब हमको m की वैल्यू निकालना है तो इस -2 को हटाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई से गया डिवाइड में, तो m बराबर 2 से कटा 2 प्लस माइनस माइनस 2 पर 1 नीचे 1, तो m का आंसर क्या हो गया? 1/-1, जिसको अपन लिखते हैं -1। अपॉन के 1 को हटा देते हैं और माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो m बराबर -1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमको एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है किसी सर्कल के। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हु सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, जिसकी सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम लोग। गिवन है सरकमफेरेंस, शॉर्ट में इसको लिख दो c, सरकमफेरेंस c कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है πr²/4। तो r चाहिए इसमें, r हमको पता है क्या? रेडियस नहीं पता था। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे c बराबर 2πr। हमको r की वैल्यू निकालना है। c कितना है? 22, 2 तो 2 ही है, पाई होता है 22/7, r की जगह r निकालने के लिए 7 और ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं तो जाएंगे डिवाइड। ये चला गया इधर, ये दोनों इधर आ गए तो यहाँ क्या बचा? r, 22 से 22 कट गया, r हो गया 7/2। r कितना आ गया? 7/2। ठीक है, अब r की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है πr²/4। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना दिया है? 7/2। तो देखना दोस्तों, 7/2, 7/2, तो ये पूरा एक अपॉन हो गया। पाई r का स्क्वायर, देखो ये पाई 22/7, r की जगह r का स्क्वायर है 2 बार आएगा, 7/2। ये देखो यार कितना निकाला था? 7/2, तो 7/2, 7/2 और अपॉन में एक 4 पहले से है, तो इन सब में मल्टीप्लाई लगा के एक 4 अपॉन में और लिख दो। कैंसलिंग कर लो, कुछ कट रहा है क्या? एक 7 से एक 7 कट रहा है, एक 2 से ये कट रहा है 11 बार, और कुछ भी नहीं।
ऊपर 11 और 77 का 7 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 77, नीचे 2 4 ज़ा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। किसी सर्कल की जो कॉर्ड है वो 10 सेंटीमीटर की है। सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। आपको मेजर सेक्टर माइनर सेगमेंट दोनों का आंसर निकालना है। पाई को 3.14 ले लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है। हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमको दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 सेंटीमीटर। पहले निकालना है माइनर सेगमेंट। थोड़ा समझा भी दूं बच्चों क्या होता है ये हमारी कोई आर्क है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन करके ऐसे बनाया, तो ये पूरा कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। माइनर छोटा वाला, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कहलाता है मेजर सेक्टर। क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर ये जो कॉर्ड है, अगर इसको इससे मिला दें तो ये जो हिस्सा होता है, देखो अब ये सेक्टर के दो टुकड़े हो गए। इस सेक्टर के अंदर मैंने ही बना लिया एक ट्रायंगल। तो देखो ये यहाँ से लेकर, ध्यान से देखना, ये पूरा एक सेक्टर है। उसमें से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो ये जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना बच्चों, ये कहलाता है सेगमेंट। और मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। हमें क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। तो सेगमेंट का एरिया बड़ा ही आसान होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जरा ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल को फिर से बनाएं, थोड़ा सा ध्यान से इस ट्रायंगल को फिर से बनाएं तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90। तो ये रेडियस आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये रेडियस आपका बेस हो गया। यानी बेस और हाइट दोनों ही हमारी रेडियस है, जो कि हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रख लो 3.14। आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है? 10 इंटू 10 स्क्वायर था ना। थीटा दिया है 90, पूरे के अपॉन में है 360, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 10, हाइट 10, दोनों ही रेडियस है, बेस और हाइट। देखिए 90 से 1 बार, 90 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जीरो है ना, तो ये 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 314 पॉइंट हट गए इसके। ये दोनों 10 का मल्टीप्लाई करने से ये हुआ है। एक जीरो एक पॉइंट आगे करता है, 2 जीरो थे यहाँ और यहाँ, तो 2 प्लेस यहाँ से आगे हो गया, तो 314 हो गया। 90 से कट गया तो अपॉन में बचा 4, माइनस 2 से कटा ये 5 बार, 5 10 50। डिवाइड करते हैं अगर, तो 4 7 28, तो बचा 3 और 4, 4 8 32, 78.5 माइनस 50, तो आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है स्टूडेंट? ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। ठीक है, और अब हमको निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। क्या निकालना है? मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है? तो स्टूडेंट ये छोटे से प्लेस में करा देंगे।
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10, थीटा है 270 डिग्री अपॉन 360। कहाँ से आया समझा देता हूँ बच्चों। मैंने क्या बताया था, यहाँ 90 एंगल है, तो इस बचे हुए एंगल को क्या कहेंगे, 360 में से 90 जाएगा तो ये बचेगा 270 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने किया है ये भी सेक्टर है और ये वाला भी पूरा सेक्टर है, इसको मेजर सेक्टर कहते हैं। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में सिर्फ एंगल का फर्क होता है, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। रेडियस दोनों की सेम होती है, बस एंगल यहाँ 90 और यहाँ पर 270, तो बस और कुछ नहीं करना है आपको, एंगल को रख दिया 270, कैंसलिंग करेंगे, एक 0 से 0 कट गया, 9 से 3, 9 से 4, यहाँ पर 2 0 हैं तो 0.2 प्लस आगे आएगा, तो 314 इंटू 3 अपॉन 4। बस सॉल्व करो इसको। देखो इनको अपन ने सॉल्व किया था इतने हिस्से को, अगर इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे तो 78.5 आएगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 78.5 में 3 का मल्टीप्लाई, टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। स्टूडेंट मॉड निकालना है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। हमें क्या फाइंड करना है, इन आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी मॉड निकालिए। मॉड निकालना भी आसान है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने छोटा सा आपके लिए फॉर्मेट तैयार किया है। आपको मॉड या बहुलक निकालना है तो मॉड हमेशा उसका आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। 1 से लेकर 3 तक 7 फैमिलियाँ हैं, 3 से 5 में 8 है, बाकी 2 2 1 है, तो सबसे ज़्यादा कौन है ये। तो 3 से 5 जो है वो कहलाती है आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। तो मैं लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हमारी जो मॉडल क्लास है बच्चों, मॉडल क्लास मतलब कि आंसर किससे किसके बीच में आएगा, 3 से 5 के बीच में ही आ गया, तो कंफर्म हो चुका है ना, क्योंकि इसी के सबसे ज़्यादा 8 नंबर है, तो हमारी मॉडल क्लास हो गई 3 to 5, ठीक है। तो अब हमको कुछ फॉर्मूले के लिए वैल्यू रखना है, तो हमारे मॉड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L क्या चीज़ है, तो L इस मॉडल क्लास में, ये जो मॉडल क्लास में छोटी चीज़ L 3 है, तो L कितना हो गया 3। F1 किसको कहते हैं, देखो बच्चों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आई ये F1, इससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, तो F1 कितना हो गया आपका 8, F0 उससे पहले वाला 7, F2 उसके बाद वाला 2, हाइट कितना डिफरेंस है 5 में 3 का 2 का, तो हाइट हो गई आपकी 2। बस ये वैल्यू फॉर्मूले में रख दो, आपका मॉड आ जाएगा। तो मॉड का फॉर्मूला हो गया 3, L की जगह 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना दिया है 8 माइनस 7, इसके अपॉन में 2 इंटू 8, 2F1 मतलब 2 इंटू 8 माइनस F0 कितना हो गया 7, F2 कितना हो गया 2, इसमें मल्टीप्लाई होना है H का, H कितना दिया है 2, तो फिर 3 प्लस 8 में 7 गया 1 इंटू में है 2 अपॉन में है 2 8 जा 16 माइनस 7 में 2 गया, तो कितना होगा बच्चों माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, तो 3 प्लस 2 1 जा 2, 9 में 16 में से 9 गया तो बचा 7, तो 3 प्लस 2 अपॉन 7। बस अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 7 3 जा
21, इन दोनों को जोड़ना है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई 7 3 21 और 2 23/7 डिवाइड कर लो, पॉइंट में आंसर आएगा। 23 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 3 में से 1 गया तो बचा 2, पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लग गया। 7 2 14, माइनस किया तो 6, पॉइंट लगाया तो एक 0। 7 8 56, माइनस किया तो 4, पॉइंट लगा 0। 7 5 35, 3.285, पॉइंट हटाएंगे, अगर पॉइंट के बाद 5 है तो ये बन जाएगा 8 की जगह 9, तो 3.29, तो आपका मॉड कितना हो गया 3.29। दिस इज़ योर मॉड, ये आपके मॉड की वैल्यू है। बस पेपर सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन जो है इसके और वाला, वो किस चीज़ का है, वो मीन का है बच्चों। मीन तो आप लोग बहुत इजीली कर लेते हो, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये फुल सॉल्यूशन बच्चों डाल दिया है मैंने। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा और तैयारी, अगले बार की तैयारी करिए। हो सकता है अगले जो बच्चे नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉब्लम आए उन बच्चों को काम आ सकता है वीडियो। आप लोगों का तो खैर पेपर अभी हो चुका है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।